हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके सिक्योर टू सक्सेस वन एंड ओनली वन फेवरेट यूट्यूब चैनल पर, जहां पर आप अपने एग्जाम के लिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही अच्छे कंटेंट के साथ अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ तैयार होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। और यदि आपने अपना लक्ष्य बना रखा है बैंकिंग से संबंधित किसी भी एग्जाम को क्रैक करने का, चाहते हैं कि इस बार सफलता हो आपकी सुनिश्चित, तो बैंकिंग 2023 के लिए आप मेरे साथ जुड़े। सिक्योर टू सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करिए, ताकि आपको क्लास की पीडीएफ, आपको नोट्स और अदर कोई भी इंफॉर्मेशन आपके एग्जाम से रिलेटेड आपको दी जा सके और आप उसका तुरंत लाभ भी उठा सकें। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जैसा कि थंबनेल में लिखा हुआ है, जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस। एसबीआई पीओ क्लर्क हो, आईबीपीएस हो, आरबीआई, एलआईसी और अदर कोई बैंकिंग एग्जाम हो जिसमें कि जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस के क्वेश्चन आप लोगों को तंग करते हैं, तो अब आप उनसे परेशान नहीं होंगे। आप उनका बहुत ही जोरदार तरीके से सामना करेंगे, बहुत ही अच्छे से आप उनसे निपट पाएंगे, क्योंकि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे आते हैं प्रश्न, किस टाइप के प्रश्नों को बैंकिंग और जनरल अवेयरनेस के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप सबसे पहले सेशन को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और तैयार हो जाइए आज के सेशन का बेहतरीन तरीके से लुत्फ उठाने के लिए, फायदा उठाने के लिए। और आप सभी लोगों के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मोटिवेशन, जिससे कि आप सभी लोग रूबरू होंगे, क्योंकि आपके जीवन में आपकी इस तैयारी के समय पर आपके कंप्लीशन पीरियड में बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है मोटिवेशन। इस समय आप सब देखते हैं कि आप लगातार जब तैयारी करते हैं तो बहुत से आपको कुछ ऐसी चीज़ों को भी सुनने को मिलता है जो आपको अच्छा नहीं लगता है। बहुत से लोग कहते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, आओ लौट जाओ, अब कुछ और काम कर लो, तैयारी ये तुम्हारे बस का नहीं है, तुमसे एग्जाम नहीं निकलेगा। तो कोई बात नहीं, आप इन सब चीज़ों को अपना अस्त्र शस्त्र बनाकर चलिए, इन सब चीज़ों को आप पॉजिटिव लेकर चलिए। इस तरीके से यदि आप देखेंगे कि आपका यदि साथ देने वाला इस समय कोई नहीं है, तो परेशान नहीं होना है। क्यों? क्योंकि आप इस समय इम्पोर्टेंट काम करके अपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर होके आने वाले कल को बदल सकते हैं। जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है, उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। बस इसी मोटिवेशन को अपने दिल में, अपने दिमाग में, अपने साथ 24 घंटे रखना है, क्योंकि यदि आप आज अकेले चलिए तो एक दिन आपके पीछे बहुत बड़ा काफिला होगा। इस सेशन को जल्दी से लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और पहले क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए। पहला क्वेश्चन बिल्कुल सही होना चाहिए, क्योंकि आज यदि आपने पहले क्वेश्चन की सही शुरुआत कर दी तो फिर समझ लीजिए कि धीरे धीरे सारी चीजें क्या हो जाएंगी, राइट हो जाएंगी। ठीक है। और मैं आपका होस्ट मनोज त्रिपाठी आपके सामने प्रस्तुत हो चुका हूँ। और टेलीग्राम चैनल को सिक्योर टू सक्सेस को जरूर ज्वाइन करिएगा। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर। इंग्लिश और हिंदी दोनों प्रकार के मीडियम्स को मैंने यहाँ पर रखा है, ताकि किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत, कोई परेशानी ना हो, जरा सा भी कोई समस्या ना हो इंग्लिश लैंग्वेज और हिंदी लैंग्वेज को लेकर। पहले आप पढ़िए क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैज द लार्जेस्ट नंबर ऑफ ब्रांचेस इन फॉरेन कंट्रीज। कहने का मीनिंग है कि निम्नलिखित में से किस सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक की सबसे अधिक विदेशों में शाखाएं हैं। मैक्सिमम नंबर ऑफ ब्रांचेस किसकी हैं विदेशों में। ऑप्शंस आपकी कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा दिया हुआ है, बैंक ऑफ इंडिया दिया हुआ है, पंजाब नेशनल बैंक दिया हुआ है, कॉर्पोरेशन बैंक दिया हुआ है। तो जल्दी से आप इसका आंसर करिए और फिर हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप इसमें से हो सकता है कि आप पहले से चीजें पढ़े हों, और यदि नहीं पढ़े हुए हैं तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हम लोग क्या करेंगे, एक एक चीज को कंप्लीट करेंगे, एक चीज को अच्छे से समझकर आगे के लिए कैरी करेंगे। तो इस प्रश्न के लिए आंसर हो जाता है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा की सबसे अधिक ब्रांचें हैं कहाँ पर, विदेशों में। सबसे अधिक शाखाएं हैं इस पब्लिक सेक्टर बैंक की विदेशों में। तो बैंक ऑफ बड़ौदा इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये आया, और इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। महात्मा गांधी का हमारे स्वतंत्रता संग्राम में बहुत बड़ा आंदोलन, बहुत बड़ा योगदान रहा। स्वतंत्रता संग्राम में उन्होंने बढ़ चढ़कर भाग लिया, और एक इरा, एक युग का नाम भी गांधी इरा के नाम से, या कह सकते हैं गांधी फेज के नाम से, गांधी युग के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन किया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक्स वाज इनॉग्रेटेड बाय महात्मा गांधी इन 1919। 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा, 1919 में महात्मा गांधी ने कौन सी बैंक का उद्घाटन किया, या किस बैंक का उद्घाटन किया। ऑप्शन है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, बैंक ऑफ बड़ौदा, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया।
तो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन हुआ करता है बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित। और इसमें आप देखेंगे कि 4 बैंक जो दी हुई हैं, वो कुछ आपको महात्मा गांधी से रिलेट करके दिखाई जाएंगी। बैंक ऑफ बड़ौदा, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र और इंडिया, ठीक है। यदि आप बात करें महात्मा गांधी की, तो महात्मा गांधी का संबंध कहाँ से रहा स्टार्टिंग में, ये गुजरात से जुड़े रहे, मतलब गुजरात इनका नेटिव प्लेस रहा। तो यहाँ पर गुजरात से संबंधित जो जगह है वो एक है बड़ौदा, बड़ौदा, और दूसरा है सौराष्ट्र। तो आप इन आंसर की ओर जा सकते हैं, लेकिन ये आंसर गलत हो जाते हैं। आंसर सही हो जाता है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का 1919 में महात्मा गांधी के द्वारा या बापू के द्वारा, राष्ट्रपिता के द्वारा क्या किया गया, उद्घाटन किया गया, इसका इनॉग्रेशन किया गया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बैंकिंग या वित्त क्षेत्र में प्रयुक्त ईएमआई शब्द का विस्तार क्या है? एक्सपेंड द टर्म ईएमआई। आप इस टर्म को बहुत यूज करते हैं। आपको जब कोई महंगी चीज लेनी होती है जो इस समय आपके पास अवेलेबल नहीं होती है, मनी कैश, या फिर आपके पास अकाउंट में अवेलेबल नहीं होता है, तो आप क्या करते हैं, जितने का आपका वो वस्तु है, जितने की आपका वो सामान है, उसका आप क्या करा लेते हैं, उसके टोटल वैल्यू के बराबर आप क्या करा लेते हैं, एक ईएमआई बनवा लेते हैं। ईएमआई में आप क्या करते हैं, हर महीने एक अमाउंट आप पे करते रहते हैं। ईएमआई का फुल फॉर्म क्या हो सकता है इसमें से? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्या है? इजी मंथली इंस्टॉलमेंट, ई इजी, एम मंथली, और आई इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ऐसे ही सारे आप देख सकते हैं। इक्वल मंथली इन्वेस्टमेंट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, और इक्वेटेड मॉर्टेज इन्वेस्टमेंट। तो मैं आपको एक थोड़ा सा क्लू दे देता हूँ कि यहाँ पर इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं आएगा। आई के लिए इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं आएगा। देखिए, आई के लिए इन्वेस्टमेंट वर्ड नहीं आएगा, क्या आएगा, इंस्टॉलमेंट आएगा। आप बी और डी को तो आप कैंसिल कर सकते हैं, बी और डी को कैंसिल कर सकते हैं, ए और सी बचा। ए में इजी मंथली इंस्टॉलमेंट है और सी में है इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। दोनों में ही मंथली है, दोनों में इंस्टॉलमेंट है। तो यहाँ पर आप दोनों को देखिए, और केवल केवल जो ई से जुड़ा हुआ है, ई का जो विस्तार है वो इजी होना चाहिए, इक्वेटेड होना चाहिए। तो आप यहाँ पर देखिए, समझिएगा कि आप मंथली पेमेंट कर रहे हैं, कितना कर रहे हैं, जितने की आपकी ऑब्जेक्ट, जितने का आपका सब्सटेंस, जितने की आपकी कोई वस्तु, सामान, लगेज, या आप कह सकते हैं गुड्स है, उसकी वैल्यू के बराबर आप पर मंथ क्या कर रहे हैं, पर मंथ आपने क्या कर रखा है। जैसे मान लीजिए कोई चीज 100 रुपए की है, ठीक है, और आपको 10 महीने ईएमआई देनी है, तो आप क्या करेंगे, 10 से उसको डिवाइड करेंगे, 10 रुपए आपको पर मंथ देना है। इसमें कुछ चार्जेस भी एक्स्ट्रा हो जाते हैं, कभी जीरो ईएमआई या फिर कुछ आपको चार्जेस अलग से देने पड़ सकते हैं। तो आप एक इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट की तरीके से इसको क्या करते हैं, पे करते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर विल बी द सी पार्ट, इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हु अमोंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? भारत में जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, उसके पहले भारतीय गवर्नर थे, भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन से थे या कौन थे, ठीक है। तो सबसे पहले भारतीय रिजर्व बैंक ये क्या है? भारतीय रिजर्व बैंक ये भारत की केंद्रीय बैंक है। भारत की केंद्रीय बैंक है जिसकी स्थापना हुई थी आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अधिनियम 1934 में, 1934 में आया था। कब हुई थी इसकी स्थापना? इस्टेब्लिश्ड हुआ था ये 1935 में, 1935 में इसकी स्थापना हो गई थी। किसके थ्रू हुई थी? आरबीआई एक्ट 1934 के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। और सबसे पहले भारतीय गवर्नर बने इसके सीडी देशमुख। कौन बने? सीडी देशमुख बने। आरबीआई के प्रथम भारतीय गवर्नर को जरूर आप ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बैंकिंग का जीके क्वेश्चन हो जाता है। सीडी देशमुख इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछता है? भारत का पहला बैंक, पहला तो एक क्वेश्चन होता है भारत का पहला बैंक का नाम क्या है, तो आप देखेंगे बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ठीक है। ये कब स्टेब्लिश किया गया, कब स्थापित किया गया? भारत का पहला बैंक, भारत का पहला बैंक, बैंक ऑफ हिंदुस्तान, ये कब स्थापित किया गया? 1880 में, 1770 में, 1850 में, 1935 यानी कि 1935 में। When was the first Bank of India, बैंक ऑफ हिंदुस्तान established? यहाँ पर देखिए 1935 में तो क्या हुआ था, आरबीआई की स्थापना हुई थी। अब यहाँ पर इन ऑप्शंस में जाना है, 1880, 1770, 1850, इनमें से आपको बताना है। मेक इट फास्ट, सबसे पहले जो बताएगा आंसर उसका नाम मैं लूंगा। फटाफट बताइएगा कि कब हुई थी इसकी स्थापना, जल्दी से बताइएगा कब हुई थी इसकी स्थापना, फटाफट आंसर करिए जल्दी से।
यस, बहुत अच्छा। यदि आपने आंसर किया है इसका क्या 1770, तो बहुत ही बेहतरीन आंसर किया है। 1770 इज द राइट आंसर, बी पार्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। भारत का पहला बैंक स्थापित किया गया था 1770 में, जिसका नाम था क्या? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या नाम था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारतीय महिला बैंक की स्थापना कब हुई थी? किस प्रकार की बैंक जिसमें कि सभी कर्मचारी महिलाएं रहीं, उसको भारतीय महिला बैंक कहा गया। और इसकी स्थापना करने का जो श्रेय दिया जाता है, भारतीय महिला बैंक की स्थापना करने का जो श्रेय दिया जाता है, वो तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को जाता है। मनमोहन सिंह के द्वारा मुंबई में, कहाँ पर? मुंबई में क्या की गई? मुंबई में नवंबर 2013 में स्थापना की गई। किसकी? नवंबर 2013 में स्थापना की गई बैंक, भारतीय महिला बैंक की। किसकी स्थापना की गई? भारतीय महिला बैंक की। ठीक है, तो भारतीय महिला बैंक की स्थापना कभी आपसे पूछ ली जाए तो आप बताएंगे 19 नवंबर। आप क्या बताएंगे? 19 नवंबर 2013। यहाँ पर और इसको सही कर लेंगे। 19 नवंबर 19 नवंबर 2013 मुंबई में हुई। 19 नवंबर 2013। ठीक है, 19 नवंबर 2013। लेकिन आपसे ये पूछा जाए कि भारतीय महिला बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? भारतीय महिला बैंक का हेडक्वार्टर यानी कि मुख्यालय कहाँ रहा? भारतीय महिला बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ रहा? तो ये मुंबई ना रहकर कहाँ रहता है? ये रहता है न्यू दिल्ली। कहाँ रहता है? न्यू दिल्ली रहता है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, न्यू दिल्ली इज द राइट आंसर फॉर द हेडक्वार्टर ऑफ भारतीय महिला बैंक। और किसके समय में हुआ? इसको स्थापना करने का, इसको स्टेब्लिश करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसको जाता है? क्रेडिट गोज टू पीएम मनमोहन सिंह। पीएम मनमोहन सिंह, है ना? मनमोहन सिंह। अब आपको एक होमवर्क के रूप में या फिर आपको कमेंट बॉक्स में एक आंसर करना है कि सीईओ फर्स्ट सीईओ ऑफ बीएमबी का मतलब होगा भारतीय महिला बैंक। ये आपको आंसर करना है। इस क्वेश्चन का आपको क्या करना है? इस क्वेश्चन का आपको आंसर करना है कि सीईओ ऑफ बीएमबी यानी कि भारतीय महिला बैंक की मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रथम कौन थी? ये आपको आंसर करना है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए नवंबर 2013, और एग्जैक्ट हो जाएगा 19 नवंबर 2013। एग्जैक्ट क्या हो जाएगा? 19 नवंबर 2013। ठीक है ना? तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? यदि हम लोग जीएसटी की बात करें, इंडिया जीएसटी बेस्ड ऑन विच कंट्रीज मॉडल। यदि हम लोग जीएसटी की बात करें तो जीएसटी का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, है ना? गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, सर्विसेज टैक्स। ठीक है, इसको आप बोलते हैं हिंदी में गुड्स यानी कि उत्पाद, आप कह सकते हैं उत्पाद। ठीक है, एवं सेवा शुल्क, उत्पाद एवं सेवा शुल्क। ठीक है, उत्पाद एवं सेवा शुल्क। ये जो जीएसटी है किस प्रकार का टैक्स है? तो आप इसको ध्यान रखिएगा, सभी इनडायरेक्ट टैक्सेस को मिलाकर एक टैक्स कर दिया, जीएसटी। ठीक है, जीएसटी ये है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। कैसा टैक्स है? इनडायरेक्ट टैक्स है। और आपको ये बताना है कि जीएसटी में कितने स्लैब हैं। ठीक है, जीएसटी में कितने स्लैब हैं? हाउ मेनी स्लैब्स इन जीएसटी। ठीक है, हाउ मेनी स्लैब्स इन जीएसटी। जीएसटी का जो मॉडल अपने इंडिया में आया है वो कहाँ से आया है? अमेरिका से, फ्रांस से, कनाडा से, ऑस्ट्रेलिया से। ये आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो फटाफट इस प्रश्न के लिए आंसर क्या करेंगे? कहाँ से आया है भारत में जीएसटी का मॉडल? तो आपको ध्यान रखना है, जीएसटी मॉडल जो भारत में आया है वो किस देश का है? वो कनाडा का है। किसका है? कनाडा का है। स्लैब्स कौन सा है? कितने कितने स्लैब्स हैं? तो स्लैब्स आपको 5 याद रखने हैं। कितने स्लैब्स हैं? 5 स्लैब्स हैं। और इन 5 स्लैब्स की आपको याद रखनी है कितनी कितनी वैल्यू है, ये आप करेंगे मेरे को कमेंट बॉक्स में आंसर। क्योंकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप भी जब ढूंढेंगे ना, तो फिर आपको लगेगा कि आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं। विदाउट पार्टिसिपेट किए हुए आप यहाँ पर आगे नहीं बढ़ सकते। पार्टिसिपेशन आपका जितना अधिक होगा उतना ही आप चीज़ों को सीखेंगे। ठीक है, ये 5 आपको स्लैब याद रखना है कि 5 स्लैब होते हैं। अब आपको आंसर करना है, जब क्लास एंड हो जाएगी तो क्लास के एंड में आपको आंसर करना है। ठीक है, आई होप कि आप सब लोग समझ पा रहे होंगे और मैं आपको समझा पा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। अब देखिए, आपके पेपर में
ये क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और पेपर में कई बार क्वेश्चन आए भी हैं। अब तो एक पुराना क्वेश्चन हो चुका है, लेकिन पहले ऐसे क्वेश्चंस आए हुए हैं, तो ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन हो जाता है। और करंट अफेयर्स में मोस्टली यह किससे जुड़ा हुआ हो सकता है? बैंकिंग से जुड़ा हुआ है, आप कह सकते हैं मनी से जुड़ा हुआ है। 200 रुपए के नोट पर, है ना, 200 रुपए के नए भारतीय नोट पर किसकी तस्वीर है? हुज पिक्चर इज ऑन द बैक साइड ऑफ द न्यू इंडियन करेंसी ऑफ 200 रुपीज नोट? 200 रुपए की बात है, 50 रुपए का क्वेश्चन हो सकता है, 100 रुपए के लिए क्वेश्चन हो सकता है। 100 रुपए के भारतीय नोट पर किसकी पिक्चर है, कौन पीछे छपा हुआ है, किसका पिक्चर लिया गया है। 10 रुपए पर हो सकता है, 500 रुपए पर हो सकता है, 100 रुपए पर हो सकता है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पर। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया उसके पहले आंसर कर देंगे 200 रुपए के नोट पर कौन है। 200 रुपए के नोट पर है स्तूप ऑफ सांची, यानी कि सांची का स्तूप, ठीक है, सांची का स्तूप। अब बात आती है कि रेड फोर्ट, रानी की वाव, हम्पी, क्या ये भी किसी नोट पर हैं? यस, ये भी किसी नोट पर हैं, और वो नोट को मैं आपको दिखा देता हूँ। यदि आप बात करें 2000 के नोट पर, यदि आप बात करें 2000 के नोट पर, तो बना हुआ है मंगलयान। क्या बना हुआ है? मंगलयान बना हुआ है, मंगलयान का चित्र है, ठीक है। 500 के नोट पर क्या है? लाल किला, रेड फोर्ट, लाल किला, दिल्ली का लाल किला, ठीक है, रेड फोर्ट ऑफ न्यू दिल्ली। फिर आती है 200 रुपए के नोट की बात, तो अभी अभी आपने कहा 200 रुपए पर क्या है? सांची का स्तूप। ये सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची का स्तूप, है ना, लाल किला ये दिल्ली का है, सांची का स्तूप, सांची कहाँ पर है? सांची है एमपी में, ठीक है। और फिर 100 रुपए पर क्या है? रानी की वाव, रानी की वाव, है ना, रानी की वाव। और रानी की जो वाव है ये कहाँ पर है? रानी की वाव ये है गुजरात में। कहाँ पर है? गुजरात में, ठीक है, गुजरात में। फिर ये है हम्पी, फिर क्या है? हम्पी। 50 रुपए के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? हम्पी का चित्र बना हुआ है। और हम्पी कहाँ पड़ता है बच्चे? हम्पी पड़ता है कर्नाटक में। हम्पी कहाँ पड़ता है? हम्पी पड़ता है कर्नाटक में। हम्पी कहाँ है? कर्नाटक में है। हम्पी कहाँ पर है? कर्नाटक में है। और फिर आया आपका 10 रुपीज पर, तो ये आप प्रश्न है कि 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है? तो यहाँ पर मैंने दिखा तो दिया ही है, उसके अलावा आपको लिख कर बताना है कि 10 रुपए पर किसका चित्र बना हुआ, 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र बना हुआ, ठीक है। 10 रुपए के नोट पर किसका चित्र बना हुआ है। आगे चलते हैं हम लोग और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट को छोड़ दिया जाए, उसके बाद जितने भी नोट होंगे सब पर क्या होता है? रिजर्व बैंक ऑफ गवर्नर, है ना, रिजर्व बैंक के गवर्नर, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का साइन होता है। किसके बाद? 1 रुपए से बड़े नोट पर, 1 रुपए से बड़े नोट पर, ठीक है ना, 1 रुपए से बड़े नोट पर किसका साइन होता है? बड़े नोट पर, 1 रुपए से बड़े नोट पर सभी में साइन होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। यदि आप यहाँ पर देखें, यदि आप यहाँ पर देखें, तो यहाँ पर भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक सब जगह है। मैं आपको साइन नहीं दिखा पा रहा हूँ क्योंकि साइन उस साइड होगा, ये पीछे साइड की बात की गई है, बैक साइड की बात की गई है। और सभी नोटों में आप देखिएगा कि क्या लोगो दिया गया, लोगो यहाँ पर क्या बना हुआ है? लोगो बना हुआ है भारतीय रिजर्व बैंक से ऊपर बना हुआ है स्वच्छ भारत, एक कदम स्वच्छता की ओर। सभी में देख सकते हैं आप, एक कदम स्वच्छता की ओर। बापू जी का चश्मा है जिसमें कि एक ग्लास पर क्या है? स्वच्छ, और दूसरी ग्लास पर क्या है? भारत है। क्या है? भारत है, ठीक है। तो ऐसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 1 रुपए के नोट को छोड़ दिया जाए तो सभी नोटों पर भारतीय रिजर्व बैंक के क्या होते हैं? हस्ताक्षर होते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। और यहाँ पर पूछा गया है कि 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, रिजर्व बैंक ऑफ, रिजर्व बैंक गवर्नर, गवर्नर ऑफ भारतीय रिजर्व बैंक, और राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का तो यहाँ पर कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि जो आरबीआई है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, आरबीआई, ये क्या है? ये मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के अंडर में वर्क करती है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस, यानी कि वित्त मंत्रालय के अधीन काम करती है। तो यहाँ पर इनका हो सकता है फाइनेंस सेक्रेटरी, फाइनेंस मिनिस्टर, आरबीआई गवर्नर, लेकिन प्रेसिडेंट की यहाँ पर कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, प्रेसिडेंट का यहाँ पर कोई रोल नहीं है। तो याद रखिएगा कि 1 रुपए के नोट के बाद सभी पर साइन होते हैं भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर के, और 1 रुपए पर साइन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी का, यानी कि वित्त सचिव का, फाइनेंस सेक्रेटरी का यानी कि वित्त सचिव का। ध्यान रखिएगा, फाइनेंस सेक्रेटरी यानी कि वित्त सचिव का, इंपॉर्टेंट हो जाता है फाइनेंस सेक्रेटरी, वित्त सचिव।
ठीक है, आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले लीजिए। अच्छा, इससे पहले वाला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट था, ये भी आप मेरी तरफ से 5 स्टार कर लीजिए, क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा और इसमें ये कोई करंट अफेयर्स का नहीं, ये तो हमेशा के लिए है, ठीक है। 10th नंबर क्वेश्चन को देखिएगा, 10th नंबर क्वेश्चन बहुत वीआईपी 5 स्टार क्वेश्चन को बना लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ पर बात की गई है सेबी की। सबसे पहले आपसे नॉर्मली सेबी का फुल फॉर्म पूछ सकता है। सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। सेबी की स्थापना कब हुई थी? इन मई 1950, इन जनवरी 1992, इन जून 1990, इन दिसंबर 1985। अब आपको ये आंसर करना है, फटाफट आंसर करिए, क्या हो सकता है इस प्रश्न के लिए राइट 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 आंसर। सेबी की स्थापना कब होती है? सेबी की स्थापना कब होती है? देखिए, यहाँ पर है तो कोई ऑप्शन में नहीं, यहाँ पर है तो कोई ऑप्शन में नहीं, ठीक है। लेकिन जो समझने के बाद आप आंसर करेंगे वो क्या करेंगे। देखिए, सेबी की जो स्थापना होती है, यानी कि सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसकी जो स्थापना होती है ये होती है 12 अप्रैल 1988 में। कब होती है? 12 अप्रैल 1988 में होती है। 12 अप्रैल 1988 में होती है। ये आपका पहला क्वेश्चन। क्या आपको यहाँ पर ऑप्शन में कुछ दिख रहा है? ऐसा नहीं दिख रहा है, यहाँ पर ये ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। और जो सेबी अधिनियम आता है, सेबी एक्ट आता है, वो आता है कब? सेबी एक्ट आता है 1992 में। सेबी एक्ट कब आता है? 1992 में, जिससे कि सेबी जो है ये आधिकारिक तौर से क्या हो जाती है, काम करना शुरू करती है जनवरी 1992 में, जनवरी 1992 में। तो यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस में आप कह सकते हैं कि पेपर में क्वेश्चन गलत बना, या पेपर में क्वेश्चन के ऑप्शन नहीं थे तो सभी को नंबर मिलने चाहिए। लेकिन आप जब अच्छी तरीके से पढ़ेंगे, जब आप मेरे साथ पढ़ेंगे, सारी चीजों को समझते हुए पढ़ेंगे, तो इसका आंसर आप क्या करेंगे? इन जनवरी 1992, इन जनवरी 1992 आंसर करेंगे। क्यों आंसर करेंगे इन जनवरी 1992? क्योंकि 30 जनवरी 1992 में, 30 जनवरी 1992 में इसको क्या होता है, आधिकारिक तौर से कार्य करना प्रारंभ कर देती है 30 जनवरी 1992, जबकि स्थापना होती है 12 अप्रैल 1988 में। सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, सेबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो बताइए जल्दी से, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुछ आप लोगों को भी बताना है ना, सेबी का हेडक्वार्टर कहाँ पर है, फटाफट आंसर करिए, मेक इट फास्ट बच्चा पार्टी, जल्दी से आंसर करिएगा कि कहाँ पर है इसका हेडक्वार्टर, ठीक है। सेबी को वैधानिक मान्यता प्राप्त होती है कब? 30 जनवरी 1992 में। तो हेडक्वार्टर की बात करें, सेबी के हेडक्वार्टर की बात करें, तो सेबी का हेडक्वार्टर है कहाँ पर? मुंबई में। कहाँ पर है? मुंबई, मुंबई, मुंबई। मुंबई इज द राइट आंसर। यदि आपने मुंबई आंसर किया है तो बेहतरीन आंसर किया है, आपको मेरी तरफ से लाइक मिलता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। ये तो बैंकिंग अवेयरनेस से जुड़े हुए क्वेश्चन हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन जनरली, या फिर आप कह सकते हैं जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन बता देता हूँ। भारत की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना किस नदी पर बनाई गई? बहुउद्देशीय परियोजना को आप इंग्लिश में बोलते हैं मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट, यानी कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। जिनका निर्माण कई उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए होता है। नदियों पर बनाई गई योजनाएं, जो कि सिंचाई के लिए, जो कि बाढ़ नियंत्रण के लिए, जो कि किस लिए कर ली जाएंगी, जिनका निर्माण जल विद्युत परियोजना, जल विद्युत निर्माण के लिए, हाइड्रो इलेक्ट्रिक जनरेशन के लिए हो जाता है, उनको हम लोग क्या बोल देते हैं? उनको हम लोग बोल देते हैं यहाँ पर मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट। और बहुउद्देशीय परियोजनाओं को प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, यानी कि चाचा जी ने, जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया? जवाहरलाल नेहरू ने इनको कहा कि ये टेम्पल है, टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया। क्या है? टेम्पल ऑफ मॉडर्न इंडिया, यानी कि आधुनिक भारत के मंदिर है। इतना इनको इंपॉर्टेंस दिया है, आधुनिक भारत के क्या कहलाए? मंदिर कहलाएंगे। टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया, है ना, टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये किसने कहा?
मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट यानी कि MPRVP को, मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट को टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा। अब ऑप्शन है कावेरी नदी पर बनाया गया, गंडक नदी पर बनाया गया, दामोदर नदी पर बनाया गया या फिर यमुना नदी पर बनाया गया भारत का पहला बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना। तो भारत के पहले बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का संबंध रहा है दामोदर नदी से। कहां से रहा है? दामोदर नदी से रहा है, दामोदर नदी। अब थोड़ी सी बात दामोदर नदी की सुन लेंगे। दामोदर नदी को हम लोग क्या बोलते हैं? सौरो ऑफ बंगाल बोलते हैं, यानी कि बंगाल का शोक कहा जाता है। दामोदर नदी ये बहती है कहां से होकर? ये बहती है फ्लोइंग बिटवीन फ्लोइंग बिटवीन फ्लोइंग बिटवीन छोटा नागपुर प्लेट्यू, छोटा नागपुर प्लेट्यू और उसके बीच बहती हुई ये क्या करती है? ये रिफ्ट वैली में बहती है। कहाँ बहती है? रिफ्ट वैली में। तो बहुत से लोगों को केवल यही पता होता है कि नर्मदा और ताप्ती रिफ्ट वैली बहती है, लेकिन ध्यान रखिएगा दामोदर नदी का जो प्रवाह होता है ये भी रिफ्ट वैली में होता है। कावेरी नदी, कावेरी नदी को आप बोलते हैं क्या? इसको आप बोलते हैं दक्षिण भारत की गंगा। क्या बोलते हैं? दक्षिण भारत की गंगा बोलते हैं, साउथ इंडिया की गंगा बोलते हैं, दक्षिण भारत की गंगा, गंगा ऑफ साउथ इंडिया। और यमुना नदी ये गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है, लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा। लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी, ट्राइब्यूटरी बोले तो क्या हो जाएगा? सहायक नदी हो जाएगा। लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, लार्जेस्ट ट्राइब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर। ये हो जाएंगी कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस क्वेश्चन से रिलेटेड। ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ना है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच इज द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया? भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा राज्य। अब यहाँ पर छुपा लिया आपसे प्रश्न में कि आप एरिया वाइज पूछ रहे हैं या फिर आप पूछ रहे हैं पॉपुलेशन वाइज। तो देखिए जनरली जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाएगा हम लोग कंसिडर करके चलेंगे कि एरिया वाइज, एरिया वाइज है। यदि एरिया वाइज का ऑप्शन है तो उसी को हम लोग सबसे पहले प्रेफर करेंगे। तो राजस्थान, भारत में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? लार्जेस्ट एरिया कौन सा स्टेट कवर करता है? राजस्थान कवर करता है। एरिया वाइज कौन सा है? लार्जेस्ट, लार्जेस्ट कौन सा है? राजस्थान, ठीक है, राजस्थान। और पॉपुलेशन वाइज, पॉपुलेशन वाइज लार्जेस्ट कौन सा है? तो लार्जेस्ट हो जाएगा यूपी। कौन हो जाएगा? यूपी। यूपी भी ऑप्शन में था और राजस्थान भी ऑप्शन में था, तो आप घबराएंगे नहीं। आप पेपर बनाने वाले को कुछ कहेंगे नहीं। इसमें पेपर बनाने वाले की मंशा, यानी कि आप कह सकते हैं पूछना क्या चाहता है? पूछना चाहता है एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन है? एरिया वाइज सबसे बड़ा कौन हो जाता है? ये हो जाता है आपका राजस्थान, ठीक है। भारत में सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? अब भारत में सबसे लंबे बांध की हमेशा चर्चा रही है, तो भारत का सबसे लंबा बांध भाखड़ा नंगल बांध या भाखड़ा डैम, इंदिरा सागर डैम, हीराकुद डैम, नागार्जुन सागर डैम। विच इज द लॉन्गेस्ट डैम इन इंडिया? यदि पूछा जाएगा सबसे लंबा, तो लॉन्गेस्ट बताएंगे आप हीराकुद बांध। ये किस नदी पर बना हुआ है? ये बना हुआ है महानदी पर। किस पर बना हुआ है? महानदी रिवर पर है। और इसकी लोकेशन कहाँ पर है? हीराकुद डैम की लोकेशन है उड़ीसा में। कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ पर? उड़ीसा में। यहाँ पर आपसे पूछ लिया था हाईएस्ट डैम इन इंडिया। क्या पूछा जाता आपसे? हाईएस्ट डैम इन इंडिया। क्या पूछा था? हाईएस्ट डैम इन इंडिया। तो आपका आंसर क्या होता? हाईएस्ट डैम इन इंडिया के लिए आपका आंसर होता टिहरी बांध। कौन सा होता? टिहरी डैम। और टिहरी डैम की लोकेशन कहाँ पर होती? उत्तराखंड में होती। और ये किस पर बना होता? ये किस पर बना हुआ है? ये बना हुआ है भागीरथी पर। किस पर बना हुआ है? भागीरथी पर। और दूसरी नदी यहाँ पर और आ जाती है भिलांगना। कौन सी नदी आ जाती है? भिलांगना। भागीरथी और भिलांगना नदी के संयुक्त धारा पर यानी कि कंबाइंड स्ट्रीम पर इसका निर्माण हुआ है। तो सबसे ऊंचा बांध पूछा जाएगा तो टिहरी बांध बताएंगे, सबसे लंबा बांध पूछा जाएगा तो हीराकुड बांध बताएंगे, महानदी रिवर पर उड़ीसा में है। और सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध ग्रेविटी डैम पूछा जाएगा तो आप भाखड़ा नंगल बांध बताएंगे, जो कि किस पर है? सतलज रिवर पर है। भाखड़ा डैम किस पर है? सतलज रिवर पर है। किस पर है? सतलज रिवर पर है, सतलज रिवर।
सतलज रिवर, ठीक है। और ये हो जाता है आपका हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, सबसे ऊंचा गुरुत्वाकर्षण, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम, हाईएस्ट ग्रेविटी डैम हो जाता है, ठीक है ना। हाईएस्ट ग्रेविटी डैम इन इंडिया, भाखड़ा नंगल डैम, ठीक है। आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। माउंट एवरेस्ट जो कि सबसे ऊंची चोटी कही जाती है, विश्व की सबसे ऊंची, हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड, हाईएस्ट पीक इन वर्ल्ड, जिसको आप बोलते हैं, लोकेशन कहाँ पर है, लोकेशन है इसकी नेपाल, कहाँ पर है, नेपाल में लोकेटेड है, और इसको नेपाल में बोलते हैं सागरमाथा। क्या हाइट हो जाती है इसकी, हाइट हो जाती है 8851 मीटर, 8851 मीटर हो जाती है नए डाटे के अनुसार। इस पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताना है, कल्पना चावला, रजिया सुल्ताना, ओ माय गॉड, रजिया सुल्ताना, ठीक है। बछेंद्री पाल और सुचेता कृपलानी, बछेंद्री पाल के बारे में आपको बस ध्यान रखना है कि यही वे महिला है 1984 में ये क्या करती हैं, 1984 में ये, मई 1984 में ये फतेह करती हैं सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को। एक नाम आता है संतोष यादव, संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी नंबर की महिला है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली दूसरी महिला है, सॉरी, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला का नाम क्या है, संतोष यादव। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, संतोष यादव, ये महिला है, ठीक है। संतोष यादव ये महिला है, इनके बारे में आपको ध्यान रखना है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, 2 बार चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली, 2 बार चढ़ने वाली, ऐसे बोलेंगे, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली, 2 बार, 2 बार चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला, ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली महिला हो जाती है कौन, संतोष यादव। कल्पना चावला, ये क्या करती है, कल्पना चावला ये अंतरिक्ष पर जाने वाली भारतीय मूल की महिला, ठीक है, कल्पना चावला। रजिया सुल्ताना ये क्या है, ये है प्रथम महिला शासक, किसमें, मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में, मध्यकालीन भारत में प्रथम महिला, मुस्लिम महिला शासक, मुस्लिम महिला शासक। और ये कौन थी, ये कौन थी, ये थी इल्तुतमिश की बेटी, है ना, इल्तुतमिश की बेटी थी। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहना चाहता है कि अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, ठीक है। ऑप्शन में है मेजर यूरी गागरिन, ठीक है, बेल्टिना तेरेश्कोवा, राकेश शर्मा, नील आर्मस्ट्रांग। तो आप किसे आंसर करेंगे, आप यहाँ पर किसे आंसर करेंगे, फटाफट देख लीजिए। तो बताइए किसको आंसर करेंगे, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, है ना, अंतरिक्ष में पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था, ठीक है। मेजर यूरी गागरिन, ठीक है, मेजर यूरी गागरिन। इसके बाद है आपका राकेश शर्मा और नील आर्मस्ट्रांग। यदि आप बात करेंगे राकेश शर्मा की, तो राकेश शर्मा चांद पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति हो जाते हैं, जबकि नील आर्मस्ट्रांग चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति थे, ठीक है। तो अंतरिक्ष में पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था, मेजर यूरी गागरिन। ये कहाँ के थे, सोवियत यूनियन के थे, सोवियत यूनियन के, ठीक है ना, सोवियत यूनियन के थे, इनको ध्यान रखना है आप, ठीक है। हाँ जी, प्रथम मुस्लिम शासिका, प्रथम मुस्लिम शासिका, ये कंप्लीट हो जाता है। आपको ध्यान रखना है इनका, राकेश शर्मा ये कौन है, चांद पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, चांद पर पहुंचने वाले, पहुंचने वाले प्रथम भारतीय, ठीक है, चांद पर पहुंचने वाले प्रथम भारतीय हैं। और नील आर्मस्ट्रांग ये
क्या है ये? चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, चांद पर पहुंचने वाले, चांद पर पहुंचने वाले, पहुंचने वाले, चांद पर पहुंचने वाले प्रथम व्यक्ति, है ना, प्रथम व्यक्ति, ये आपको याद रखना है। ओके, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको पता होनी चाहिए। ओके ना? ओके ओके ओके। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व का प्रथम कागजी मुद्रा जारी करने वाला देश कौन है? ऑप्शन है द कंट्री दैट इशूड द वर्ल्ड्स फर्स्ट पेपर करेंसी। जापान है, चाइना है, रसिया है और यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जो चीन है ये कागजी मुद्रा जारी करने वाला पहला देश है। वर्ल्ड फर्स्ट पेपर करेंसी इशू करने वाला एक कंट्री है चीन, चीन चीन, है ना। तो याद रखिएगा, न्यूज़पेपर यानी कि अखबारी पेपर का प्रोडक्शन करने वाला जो देश है, सबसे अधिक अखबारी प्रोडक्शन कौन करता है, अखबार के कागज का प्रोडक्शन कौन करता है, तो ध्यान रखिएगा ये करता है आपका कनाडा। और यहाँ पर पूछा गया कागजी मुद्रा को, पेपर करेंसी को जारी करने वाला पहला देश कौन है? चीन हो जाता है। कौन हो जाता है? चीन हो जाता है। ठीक है। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है, वेयर आर द अजंता केव्स लोकेटेड? अजंता की गुफाएं लोकेटेड कहाँ पर है? अजंता की गुफाओं की लोकेशन कहाँ पर है? तो अजंता हो, एलोरा हो, या फिर एलिफेंटा हो, इन सब की लोकेशन एक ही जगह पर आपको बतानी है, महाराष्ट्र। कहाँ पर बतानी है? महाराष्ट्र में। और मेरा एक क्वेश्चन है, अब आपको ये बताना है, बाघ केव्स ये कहाँ पर लोकेटेड है? बाघ केव्स, है ना, बाघ की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, है ना, बाघ की गुफाएं, इनकी लोकेशन कहाँ पर है ये बताना। बाघ की गुफाएं कहाँ पर लोकेटेड है? क्लियर? बाघ की गुफाएं कहाँ पर लोकेटेड है? ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा हुई, या ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन रहे? फाउंडर ऑफ द ब्रह्म समाज इज, है ना, ब्रह्म समाज के संस्थापक के रूप में जाना जाता है राजा राम मोहन राय को। राजा राम मोहन राय, जिन्हें पुनर्जागरण काल का अग्रदूत माना जाता है, फादर ऑफ रेनेसेंस माना जाता है, इन्होंने 1828 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में ब्रह्म समाज की स्थापना की। और इनका जो संबंध रहा सती प्रथा से भी रहा। सती प्रथा के अंत में इनकी बहुत इंपॉर्टेंट भूमिका रहती है, और सती प्रथा का अंत करने के लिए जाना जाता है लॉर्ड विलियम बेंटिक को, सती प्रथा के अंत के जनक के रूप में उनको जाना जाता है। लेकिन इनमें अथक प्रयास किसके रहते हैं? राजा राममोहन रॉय के रहते हैं। राजा राममोहन रॉय के द्वारा 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। क्या की जाती है? ब्रह्म समाज की स्थापना की जाती है। और कहाँ की जाती है? कलकत्ता में। कहाँ पर की जाती है उस समय? कलकत्ता, और आज का कोलकाता। आज का क्या है? कोलकाता। बाद में ये आदि ब्रह्म समाज और ब्रह्म समाज में क्या हो गया? ये डिवाइड हो गया। स्वामी दयानंद सरस्वती की बात करें तो स्वामी दयानंद सरस्वती, इनको आप कहेंगे फाउंडर ऑफ, इनको आप कहेंगे फाउंडर ऑफ आर्य समाज। आर्य समाज की स्थापना का जो श्रेय दिया जाता है, आर्य समाज के संस्थापक जो है वो कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस ये कौन रहे? ये रहे स्वामी विवेकानंद के गुरु, और रामकृष्ण मिशन की संस्थापना का में इनका श्रेय रहा। महादेव गोविंद रानाडे और पांडुरंग, या फिर आप बस इतना ध्यान रखिएगा, महादेव गोविंद रानाडे, इनका संबंध किससे रहा? प्रार्थना समाज से रहा। और आत्माराम, आत्माराम ये, है ना, प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज। क्लियर? बोलिए, क्या इतनी बात क्लियर हो जाती है? टेल मी टेल मी, टेल मी टेल मी। आपको यहाँ पर मैंने सब कुछ बता दिया है ना, आपको मैंने यहाँ पर सब कुछ बता दिया। महादेव गोविंद रानाडे प्लस आत्माराम पांडुरंग, है ना, आत्माराम, आत्माराम पांडुरंग, इनके द्वारा क्या की जाती है? प्रार्थना समाज की स्थापना की जाती है। तो ये सारे ऑप्शंस आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है। लोसांग का यदि आप संबंध देखेंगे तो लोसांग जो है ये कहलाता है क्या? ये कहलाता है तिब्बतियन न्यू ईयर। क्या कहलाता है? तिब्बतियन न्यू ईयर कहलाता है। नए साल को तिब्बत में लोसांग के नाम से रहता है।
तो अब इनमें तिब्बत से जुड़ा हुआ जो राज्य है वो वन एंड ओनली वन कौन सा है? सिक्किम है। रियल में सिक्किम जो है उसके करीब है, ठीक है, सबसे नियर है। क्लियर हो जाता है। सिक्किम, सिक्किम में लोसांग का उत्सव मनाया जाता है। लोसांग इज ए फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन सिक्किम, ठीक है। और ये है आज के क्लास का, आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन, और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आपका डे से भी पूछा जाता है, और जनरली जो डे पूछे जाने हैं उसमें आपका इन्वायरमेंट रिलेटेड डे रहते हैं, और मेडिकल या कह सकते हैं हेल्थ इशू, हेल्थ से रिलेटेड डे रहते हैं। अंतरराष्ट्रीय मजदूर दिवस, इंटरनेशनल लेबर डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? तो 1 फरवरी को, 1 मार्च को, 1 अप्रैल को और 1 मई को। तो आंसर इज 1 मई। आंसर क्या हो जाएगा? 1 मई हो जाएगा। 1 मई इज सेलिब्रेटेड एज इंटरनेशनल लेबर डे। तो ये हो जाते हैं आपके आज के जनरल अवेयरनेस और बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जिनको हम लोगों ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से, वेरी लूसिड वे में चर्चा की, ठीक है। और आई होप कि आपने बहुत अच्छे समझा भी होगा। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते रहे हैं, पूछे जाते रहेंगे। तो ऐसे प्रश्नों को हमें जरूर से जरूर क्या करना होता है? याद रखना होता है। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर आपसे मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे चैनल सिक्योर टू सक्सेस से जरूर जुड़िए, टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल, और यहीं पर आपको इस क्लास की पीडीएफ मिलती रहेंगी। आपको कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी आपको इंफॉर्मेशन यहीं से आपको प्राप्त होती रहेगी। तो आज की क्लास को समाप्त करने दीजिए मुझको इजाजत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी लोगों को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू।